पूछना है पूछो। हाँ बोलो। Sir, myself Kalu Pandey from class 11. Sir, I am studying to prepare for the exam. So, sir, before few minutes you told that सिर्फ हाथ उठाने से नहीं होगा, इसके लायक भी बनना पड़ेगा. So, sir, you told. Sir, I want to ask you that you have been through the phases recently in the different phases of UPSC. So, sir, I want to ask you that what are the qualities one beginner should develop in themselves so that it can be. Okay. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर कहना है कि बिगिनर्स के लिए सिविल सर्विसेज के लिए मतलब क्या करना चाहिए। देखो बिगिनर्स के लिए सबसे पहली काम होनी चाहिए, जिसका टारगेट है सिविल सर्विसेज, वो पहले सिलेबस को देखे। सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देखे। और तुम्हारे लिए 10+2 में हो, मेरा सजेशन है तुमको कि एनसीईआरटी बुक्स पढ़ो, हर सब्जेक्ट अप टू 10+2। उससे लेकिन तुम नहीं पढ़ी हो, एनसीईआरटी पढ़ी हो? यस सर, अप टू 11। सब्जेक्ट क्या है? सर पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। अच्छा, कुछ पूछ है? यस सर। हैं? यस सर। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? Sir, law of demand says that law of demand says that as price increases, demand falls, and as demand falls, price decreases, demand increases. चलो इसको एलेबोरेट करो, समझाओ। सर लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर किसी भी गुड्स का प्राइसेस बढ़ता है तो उसकी डिमांड में फॉल आता है, लेकिन अगर प्राइसेस डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होता है। लेकिन इसके लिए भी सर 3 कंडीशन है। सर ये है कि सर एक इलास्टिसिटी, सर इलास्टिसिटी इन डिमांड, तो डिमांड डिपेंड करता है और डिमांड में फॉल या फिर प्राइस इस पे डिपेंड करता है कि गुड्स कौन सा है। और अगर लग्जरी गुड्स है तो डिमांड डिमांड मतलब सर अगर प्राइस थोड़ा सा भी इंक्रीज होगा तो डिमांड फॉल होगा, और थोड़ा सा ही प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड डायरेक्ट राइज करेगा। चलो बहुत अच्छा। और हम होप करते तुम कर जाओ। तुम्हारा दिख रहा है अभी 10+2 से, मतलब तुम बहुत अच्छा स्टूडेंट हो। लॉ ऑफ एंजल्स पढ़ी हो? नहीं सर, लॉ ऑफ एंजल्स देखो तुम पढ़ी हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। तुम एक बार 10+2 का बेसिक्स जो है अपने से अच्छे से पढ़ो, उसका बारीक से नोट्स बना। सर अभी पढ़ रहे हो ना, एक बार बारीक से नोट्स बना लो। अब हिस्ट्री में कुछ पूछे हैं? हिस्ट्री सर मैंने नहीं पढ़ा। पॉलिटी पढ़ी हो? हाँ सर, पॉलिटी पढ़ी। जनरल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, उसके विषय में जरा बताओ कुछ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये कहता है कि हम उसको इम्पोर्ट कराने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। अगर मतलब सिचुएशन ऐसी बन गई है, तो मतलब ऐसी डेवलप हो गई है, तो सरकार अपने आप उस गाइडलाइंस को फॉलो करके उस पर पॉलिसी बना सकता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सर डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ये कहता है, मतलब इसलिए बनाया गया है ताकि हर सेक्शन के लोगों के लिए कुछ कानून बनाए जा सके जो हर सेक्शन के लोग उसे फॉलो कर सके और सबका डेवलपमेंट हो सके। देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, ये वर्ड में है, पढ़ना सीखो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को डायरेक्ट करता है, गाइड करता है कि कैसे करना है। अब जैसे ग्राम सभा है गांव में, बताओ किस आर्टिकल में है? ग्राम सभा ठीक से पढ़ो, हम फिर आएंगे। मेरा कहना है ना कि पढ़ना है ठीक से, आधा अधूरा। मान लो हम लोग सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो हमारा एक एक बात हर आदमी सुनता है। आज इतना आदमी ध्यान से सुन रहा है, कैसे सुन रहा है कि हम डीएसपी हैं तब ना। अब उसके लिए हम जो बोलेंगे, अगर एक शब्द भी गलत अगर बोल गए तो उसका बैड इफेक्ट होता है। और हमें जानकारी नहीं है तो हम बोल भी नहीं पाएंगे, है ना। तो अब पढ़ना है तुमको, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ही तुम एक बार फिर से पढ़ना मेरे कहने के बाद, फिर तुमसे पूछेंगे। प्रियम्बल पढ़ी हो? हाँ सर। जरा बता उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो हमको डेफिनेशन नहीं चाहिए। हाँ चलो, हाँ ठीक है बोलो। Sir, the preamble of Indian Constitution is particularly sovereign, equality, justice, and
देखो इसलिए बोल रहे हैं। अरे अभी नर्वस, अभी यहाँ नर्वस तो हॉल में लिख पाओगी, तुम एलिवेट कर पाओगी, बोलो। बाद में और कहोगी मेरा लक खराब था, ये था वो था, तो ऐसा नहीं सर। अब तो इसमें टर्म आता है सोशल जस्टिस, आता है ना? हाँ सर। चलो बताओ क्या है सर? सोशल जस्टिस यही है कि सर उसमें यही बताया जाता है कि पॉलिटिकली या फिर सोशली हर किसी का अधिकार है। देखो सोशल जस्टिस आ गया तो पॉलिटिकल नहीं है, हर टर्म का अलग अलग मीनिंग है, तुम पढ़ना ध्यान से। मैंने प्रियम्बल में जानती होता क्या है, एक मतलब कहावत है कि कोई भी व्यक्ति किसी से अलग क्यों हो जाता है, क्योंकि वो काम डिफरेंटली करता है। ठीक है, एक एक वर्ड कर लेना, एलोबरेट करोगी ना, तो एक एक वर्ड पे, जैसे सॉवरेनिटी है, इंटीग्रिटी है, सोशल जस्टिस है, एक एक वर्ड पे तुम 10 पन्ना लिख सकते हो। तो वो कैपेसिटी डेवलप करना, केवल वर्ड पढ़ लेने से नहीं ना होगा। उसके टिप्स क्या है कि एडवांस बुक्स पढ़ो। जैसे अभी तो मान तुमको बोले एनसीईआरटी अगर तुम पढ़ लेती हो, उसके बाद बता तुम हम बुक्स बताएंगे। सर ऐसे कितने बार एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? अगर हमसे पूछोगे ना तो हम 20 बार पढ़े। मेरा पैटर्न था कि कोई भी एग्जाम देने जाते थे तो एक बार हम जरूर पढ़ के ही जाते थे। और देखो अगर तुमको मेमोराइज हो जाएगा, याद हो जाएगा, हमको एनसीईआरटी बुक्स का जानती हो 10+2 का एक एक वर्ड, एक एक लाइन याद था। तो सर आप क्या स्टेज फॉलो करते हैं, मतलब किस तरीके से? देखो माने कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करो, उसको मेमोराइज करो। देखो अगर मेरे समझ से तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, मेरा जो यहाँ पे मानना है, लेकिन अभी बिगिनिंग है, ठीक है, अच्छी बात है, और अभी से प्रैक्टिस करोगे ना, देखो हम वो लाइफ जिए हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, उस समय ही मेरे दिमाग में जो है बुक्स चलता है, वो लेवल को हमने अटेन किया है, और उसमें इतना मजा आता है, उसका जब एक बार तुमको टेस्ट लग जाएगा ना, लगेगा सब बेकार है। अब वो लेवल अगर आ जाएगा तुम्हारा, तो हमें नहीं लगता है कि मतलब ऐसा। देखो हम अगर मेरा लाइफ जानना चाहती हूँ, बताते हैं तुमको, हम 1 to 5 मदरसा में पढ़े थे, अलिफ बे जो पढ़ाया जाता है ना, 1 to 5 वहां पढ़े थे। 6 से 12 सरकारी स्कूल में पढ़े थे, एकदम गांव के। ठीक है,